प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय अंता के यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत आपको पढ़ा रहा हूँ क्लासिकल वेव इक्वेशन। देखिए क्लासिकल वेव इक्वेशन क्या होती है। चूंकि इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार करता है, अतः प्रत्येक कक्ष में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व एक अप्रगामी तरंग के रूप में होता है। नोटेड, ये याद रखना। प्रत्येक कक्ष में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व एक अप्रगामी तरंग के रूप में होता है, जिसके साथ एक निश्चित तरंग लंबाई संबद्ध होती है। इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन तरंग की तुलना तना हुए तार या तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंग से की जा सकती है। तना हुआ तार ऊर्जा ग्रहण कर कंपन के रूप में अप्रगामी तरंगें उत्पन्न करता है। नोटेड। इलेक्ट्रॉन तरंग को चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार एक गणितीय समीकरण तने हुए तार में x अक्ष की दिशा के साथ उत्पन्न एक अप्रगामी तरंग के रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं। del 2phi upon del x square is equal to 1 by v square del 2phi upon del t square। इक्वेशन नंबर 71। इस इक्वेशन को याद रखना। अप्रगामी तने हुए तार में अप्रगामी तरंग के रूप को मानते हुए एक इक्वेशन दी गई लिख सकते, जहां भी तरंग का वेग जिसे तरंग एक अक्ष में आगे बढ़ती है, ये एक द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है। कौन सी कोटि है? स्क्वायर है ना इसमें, द्वितीय कोटि की। अतः समीकरण में दो चर x दूरी है तथा दूसरा t समय है, अर्थात आयाम फाई दो चरों x और t पर निर्भर करता है। फाई तरंग फलन है जो किसी समय t पर चर x के फलन के रूप में तार के विस्थापन को बताता है। नोटेड। दो स्थिर बिंदुओं के बीच कंपन करती हुई अप्रगामी तरंग डोरी। नोटेड। समीकरण 71 जो एक विमीय तरंग समीकरण को हल करने के लिए इसके दोनों चरों को अलग अलग कर लेते हैं, अतः फाई को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। फाई x और t का फलन था, तो फलन ऑफ x इंटू फलन ऑफ t। गोटेड। इक्वेशन नंबर 72। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए आगे चल जा। 1 मिनट। देखिए आगे जिसमें एपेक्स x निर्देशांक का फलन तथा gt समय का फलन है, लेकिन अप्रगामी तरंग जिसकी तुलना तनित तार से की गई की समीकरण इस प्रकार है। gt बराबर है साइन 2 पाई न्यू टी। समीकरण 73। यह भी आप पहले पढ़कर आए हो। जन्यु कंपन की आवृत्ति तथा a अधिकतम आयाम है। gt बराबर a साइन 2 पाई न्यू टी। गोटेड। इक्वेशन नंबर 73। समीकरण इसलिए फाई को मैं लिख सकता हूँ एपेक्स और gt की जगह क्या लिख सकता हूँ? a साइन 2 पाई न्यू टी। समीकरण नंबर 74। समीकरण 74 को t के संदर्भ में दो बार अवकलित करने पर, देखो इक्वेशन नंबर को t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डेल फाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एपेक्स 2 पाई न्यू ए कोस। देखो ये तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया। अब जो मेरे पास बचा है, जो मुझे अवकलन करना है, किसका करना? ए साइन 2 पाई न्यू टी का। 1 मिनट। अब देखिए जैसे ही मैंने किया इसका, तो 2 पाई न्यू तो बाहर आ गया, एक कांस्टेंट था, और साइन 2 पाई न्यू टी का क्या होता है? कोस 2 पाई न्यू टी। गॉट। अब देखिए एक बार और किया तो डेल 2 पाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। अब एपेक्स तो कांस्टेंट है, बाहर का बाहर, एक बार वापस 2 पाई न्यू टी। पहले तो मैंने साइन कोस 2 पाई न्यू टी का किया, तो क्या हुआ? माइनस साइन
2 पाई न्यू टी। और फिर मैं करूँगा 2 पाई न्यू टी का, तो टी का रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये सारे के सारे टी का रेस्पेक्ट में टी का क्या हो जाएगा 1, और 2 पाई न्यू क्या कॉन्स्टेंट आ जाएगा बाहर। अब 2 पाई न्यू का 2 पाई न्यू से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर हो जाएगा। गॉट। समीकरण 73 से मैंने del 2 फाइव अपॉन del टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एक्स डॉट जी टी, क्योंकि ये माइनस आ गया तो साइन 2 पाई न्यू टी क्या थी जी टी और एफ एक्स। गॉट इट। और समीकरण 72 को एक्स के संदर्भ में 2 बार अवकलित करने पर जब मैंने उसको किया तो del 2 फाइव अपॉन del एक्स स्क्वायर बराबर del 2 अपॉन del एक्स स्क्वायर एफ एक्स डॉट जी टी, ये होगी इक्वेशन। अब मैंने इसमें देखो जी टी को बाहर रखा तो del 2 एफ एक्स अपॉन del एक्स स्क्वायर बराबर यह आ गई इक्वेशन 76। अब समीकरण 71, 75 और 76 को मिलाने पर मैंने मिलाया तो जी टी डॉट del 2 एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एक्स डॉट जी टी बाई वी स्क्वायर। यहाँ पर यह जी टी से जी टी कैंसिल आउट, अभी इज इक्वल टू ये बच रहा। अब समीकरण 77 में जो वी स्क्वायर है उसकी जो वैल्यू है अगर मैं वो रख दूँ, क्या वैल्यू रखूँ, देखो इसका डेरिवेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बीएससी फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। एफ एक्स बराबर मैंने वी की वैल्यू रखी न्यू लेमडा, जैसे न्यू लेमडा रखी तो न्यू स्क्वायर लेमडा स्क्वायर और तो del 2 एफ एक्स अपॉन del एक्स स्क्वायर बराबर देखो न्यू स्क्वायर कट आउट बराबर बचा माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर एफ एक्स। समीकरण नंबर 78। समीकरण 78 केवल उस तरंग के लिए है जो x दिशा में गमन करती है, चूंकि इलेक्ट्रॉन की गति दिक् में है, किसमें स्पेस में। अतः जिस प्रकार एक विमीय समीकरण लिखी गई है उसी प्रकार तरंग गति की त्रिविमीय समीकरण भी इसी प्रकार की होगी, जिसमें एफ एक्स को साइन में बदल दिया जाता है। एंड इट मीन्स एफ एक्स बराबर साइन एक्स वाई जेड, तीनों कोऑर्डिनेट आ गए। एक कोऑर्डिनेट का फंक्शन अपने एक्स के लिए तो एफ एक्स माना था, और तीनों कोऑर्डिनेट का जो फंक्शन है माना उसको मैंने मान लिया साइन। तो इट मीन्स साइन 2 del 2 साइन अपॉन del एक्स स्क्वायर प्लस del 2 साइन अपॉन del वाई स्क्वायर प्लस del 2 साइन अपॉन del जेड स्क्वायर प्लस ये इसको मैं इधर ले आया माइनस करा तो प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर साइन इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 80। ये समीकरण सभी प्रकार के कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, फोटोन आदि के लिए उपयुक्त है। गॉट इट। अब देखिए जो आगे अपन इसमें देख रहे हैं, जो अपन ने पढ़ ली क्लासिकल वेव इक्वेशन, वो भी कौन सी त्रिविमीय। गॉट इट। अब जो अपन पढ़ेंगे यहाँ पर वो पढ़ेंगे नेक्स्ट श्रोडिंगर इक्वेशन। कौन सी? श्रोडिंगर इक्वेशन। देखो श्रोडिंगर समीकरण की व्युत्पत्ति तरंग की गणितीय समीकरण 80, कौन सी? क्लासिकल वाली, तथा डे ब्रोगली समीकरण को मिलाकर की गई है। श्रोडिंगर ने समीकरण 80 का महत्वपूर्ण उपयोग इस उद्देश्य के साथ किया कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा को उसकी गतिज ऊर्जा व उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जाए। अतः इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब देखो गतिज ऊर्जा क्या रहे, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस स्थितिज ऊर्जा कैपिटल वी। इक्वेशन नंबर 81। यहाँ स्मॉल एम तथा स्मॉल वी क्रमचय इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और रेखीय वेग है तथा कैपिटल वी इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा है। अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। और मैंने गतिज ऊर्जा को इस प्रकार से, गतिज ऊर्जा हाफ एम स्क्वायर को ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई किया तो हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम बना। डे ब्रोगली समीकरण थी, क्या थी? एच बराबर लेमडा बराबर एच अपॉन पी, और एच बराबर पी की जगह रख सकता हूँ मैं एम वी। अगर मैंने इसको स्क्वायर कर दिया तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह
मैंने वैल्यू रख दी एच स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर। इट मीन्स जो गतिज ऊर्जा बनेगी मेरे पास हाफ 1/m इंटू एच स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 82। अब देखिए 81 समीकरण 81 के अनुसार गतिज ऊर्जा बराबर E माइनस वी, क्योंकि कुल ऊर्जा क्या थी, गतिज ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ये इक्वल हो जाएगी एच स्क्वायर अपॉन 2m लेमडा स्क्वायर। मैंने यहाँ से लेमडा स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन 2m ई माइनस वी क्या निकाल लिया मैंने, लेमडा अलग कर लिया। इक्वेशन नंबर 83। लेमडा स्क्वायर का मान समीकरण 80 में रखने पर, कोटेड समीकरण 80 कौन सी है, 80 वाली, जो क्लासिकल वेव इक्वेशन थी उसमें मैंने लेमडा स्क्वायर का मान रख दिया, तो मेरे पास इक्वेशन ये मिली 84। कोटेड समीकरण 84 में समय नहीं है, अतः ये समय पर निर्भर नहीं करती, इसलिए इसे समय अनाश्रित समीकरण कहते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट। यही श्रोडिंगर की प्रसिद्ध तरंग समीकरण है जो तरंग यांत्रिकी का आधारभूत स्तंभ है। इसे सर्वप्रथम श्रोडिंगर ने 1926 में व्युत्पन्न किया था। इसे हल करने पर लैम्ब्डा के मान प्राप्त होते हैं। समीकरण 84 के बाएं ओर के प्रथम 3 पद तो डेल स्क्वायर साइन द्वारा निरूपित करते हैं। नोटेड। आगे का अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।